गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल पेपर फर्स्ट का जो भौतिक स्वरूप है उसके पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 4 में हम अभी देख रहे हैं उत्तरीय विशाल मैदान, गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके द्वारा बनने वाले जो मैदान है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे उत्तरीय विशाल मैदान जो है उसका हम क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने उत्तरीय जो विशाल मैदान है उसको हमने उसकी संरचना की प्रकृति के अकॉर्डिंग हमने उसको बांटा था, जिसके 4 भाग थे। पहला भाग भाबर प्रदेश था, दूसरा जो भाग था वो तराई प्रदेश था, तीसरा जो भाग था वो था बांगर प्रदेश और चौथा जो भाग था वो था आपका खादर प्रदेश। आज हम संरचना के बाद इसी उत्तरीय जो विशाल मैदान है उसके क्षेत्रीय विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात राज्यों के अनुसार क्षेत्र की सीमा के अनुसार ये किस प्रकार से बटा हुआ है। तो फर्स्ट हम जब बात करते हैं क्षेत्रीय मैदान के विभाजन की, तो जो ये आपका जो मैदान है वो मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है वैसे तो मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, एक है पूरा का पूरा पूर्वी मैदानीय प्रदेश और दूसरा है हमारा उत्तरी मैदानीय प्रदेश, पश्चिमी मैदानीय प्रदेश। जो पश्चिमी मैदानी प्रदेश है उसके अंतर्गत 2 मैदान आते हैं, सिंधु और सतलज का मैदान और दूसरा मैदान आता है गंगा और यमुना का मैदान। दूसरा जो भाग है पूर्वी मैदान गंगा का, तो उसके अंतर्गत दो हम उसको और सब डिवीज़न करते हैं इसमें पहला है गंगा का मैदान और दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी के साथ जो मैदान है वो और उसमें बटा हुआ है। जो सिंधु और सतलज का मैदान है वो वापस 2 भागों में बटा हुआ है, सिंध का मैदान और पंजाब का मैदान में। गंगा यमुना का जो मैदान है वो 2 भागों में बटा हुआ है, मालवा और यमुना प्रदेश में। तीसरा जो गंगा का मैदान है यानी कि पूर्वी जो उत्तरी विशाल मैदान है उसको हमने शुरू में 2 भागों में बांटा था, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो गंगा का मैदान है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान। वापस जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो 2 भागों में बट रहा है, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। और निचला जो गंगा का मैदान है उसको हम राढ़ का मैदान भी कहते हैं। और चौथा जो उत्तरी विशाल मैदान के अंतर्गत आता है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये देखिए, हमने इसका प्रादेशिक वर्गीकरण कर रखा है। प्रादेशिक वर्गीकरण में हम देखते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण में हम देखें तो यहाँ पर देखिए को हमने 4 भागों में बांटा है प्रादेशिक वर्गीकरण में। देखिए, ये जो संपूर्ण मैदान है ये हमारा पश्चिमी मैदान कहलाता है, ये हमारा पूर्वी मैदान कहलाता है। पश्चिमी मैदान को हमने 2 भागों में बांटा, एक सिंधु सतलज का मैदान जो आपका पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एरिया कवर करता है, और दूसरा हमने इसको बांटा गंगा यमुना का मैदान जो कि हमारा पश्चिमी यूपी और हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कवर करता, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र कवर करता है। दूसरा हमारा संपूर्ण जो पूर्व की तरफ का मैदान है वो पूर्वी मैदान कहलाता है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक गंगा का मुख्य मैदान और दूसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मुख्य मैदान को 3 भागों में बांटा है, ये है आपका ऊपरी गंगा, दूसरा है मध्य गंगा और तीसरा है हमारा निचली गंगा का मैदान। इन सभी को हम एक एक करके अब देखेंगे। फर्स्ट जो मैदान है वो सिंध का मैदान जो कि हमारा पश्चिमी जो उत्तरी मैदान है, जो जिसको हमने शुरुआत में सिंधु और सतलज नदी में बांटा था, ये मैदान है।
तो ये जो मैदान है वो सिंधु घाटी की नदी में फैला हुआ है। सिंधु नदी के पश्चिम में मुख्यतः यह बांगर से बना हुआ है। देखिए, जब हमने संरचना की दृष्टि से उत्तरी विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा था तो उसमें एक हमारा प्रदेश था बांगर प्रदेश। इसके पूर्व में स्थित जो मैदान है वो उच्चावच की दृष्टि से विशिष्ट डेल्टाई प्रदेश हैं। इस भाग में नवीन जलोढ़ निक्षेपों और पुराने नदी मार्गों के अवशेष पाए जाते हैं आपके इस सिंध के मैदान में। ये यहाँ पर लंबे और सकरे गर्तों के रूप में पाए जाते हैं। कौन से? जो पुराने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप हैं जहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा है, वो क्षेत्र, जिनको इस क्षेत्र में धोरोस के नाम से जाना जाता है। इसी में एक सूखी नदी मार्गों के निकट असंख्य खारीय झीलें पाई जाती हैं इन्हीं क्षेत्रों में, जिन्हें स्थानीय भाषा में धाड़ या फिर पूर्व में नारा कहते हैं। तो ये हुई सिंध के मैदान की बात। जो हमने फर्स्ट जो मैदान शुरू किया है सिंधु और सतलज का मैदान, उसका ये पार्ट है सिंध का मैदान। दूसरा जो भाग है हमारा वो है आपका पंजाब का मैदान। देखिए, जो पंजाब का मैदान है वो आपका मुख्यतः पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। यह मैदान भी बांगर नदी से निर्मित मैदान है, लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ बेट कहा जाता है। इस मैदान के विशिष्ट लक्षण के अनुसार यहाँ पर पंच दोआब बने हुए हैं। दोआब आप समझ सकते हैं, दोआब क्या होता है? दोआब का मतलब है दो नदियों के मध्य जो मैदानी भाग बनता है उसको हम दोआब कहते हैं। उसको हम दोआब कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सॉरी मेरा स्लाइड है वो चला गया है, वापस स्टार्ट। सॉरी। देखिए, इस यहाँ पर हमने संपूर्ण मैदान को पांच दोआबों में बांटा है। पहला मैदान जो दोआब है, दोआब मैंने आपको बताया, दोआब का मतलब दो नदियों के मध्य जो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो आपका इस पंजाब मैदान में 5 नदियां मुख्य रूप से बहती हैं। सतलज की सहायक नदियां जिनको हम कहते हैं वो हैं आपकी सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और रावी। ये सभी नदियां हैं वो जब आपके पूर्व से निकलकर पश्चिम की तरफ जाती हैं तो 5 अलग अलग तरीके के वो बनाती हैं। 5 अलग अलग तरीके से मैदान बनाती है, जिसमें देखिए पहला आपका जो मैदान दोआब है वो है बिस्त दोआब। देखिए, बिस्त दोआब किनके मध्य है? व्यास और सतलज नदी के मध्य जो है वो आपका बिस्त दोआब है। तो हम जैसे इस भाग से उत्तर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो नदी आपकी मिलती है, बहती है, वो है आपकी सतलज नदी। तो सतलज नदी और जो आपकी व्यास नदी है, इन दोनों के मध्य जो ये क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है बिस्त दोआब। अब देखिए, बिस्त नाम कैसे पड़ा? बीस में जो व है वो छिपा हुआ है जो व्यास नदी का है, और त है वो हमारा सतलज नदी का है। तो याद रखने का एक फॉर्मूला है कि बिस्त दोआब जब बात करते हैं तो वो जो दोआब कहलाता है वो किसका कहलाता है? व्यास और सतलज का। दूसरा जो दोआब है वो है बारी दोआब। बारी दोआब देखिए वापस ब व्यास नदी और र का मतलब रावी नदी। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली जो नदी थी वो सतलज थी। दूसरी जो नदी थी वो हमारी कौन सी थी? व्यास नदी। अब इसके आगे जो नदी बहती है वो है आपकी रावी नदी। तो अब रावी और व्यास के मध्य जो दोआब क्षेत्र बनता है उसको कहा जाता है बारी। तीसरा जो क्षेत्र है वो है रचना। अब देखिए, हमने र से हमारा रावी नदी और च से हमारा आया चिनाब, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा रचना। तो रावी के आगे जो हमारी नदी पड़ती है वो कौन सी है? आपकी चिनाब नदी। तो इन दोनों के मध्य का अब जो क्षेत्र बना वो क्या दोआब बना? रचना दोआब। नेक्स्ट है चाज और छाज दोआब। तो चिनाब के ऊपर आपका छाज, झेलम, च और ज जो चाज क्षेत्र है वो आपका चिनाब और झेलम नदियों के मध्य। नीचे आपकी चिनाब नदी है और ऊपर आपकी झेलम नदी है।
और अंत में एक और दोआब क्षेत्र है, वो है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर जो दोआब है वो झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य, झेलम चिनाब के मध्य तो चाज बन ही रहा है, और एक नदी फिर इनके मध्य आके बहने लग जाती है, सिंधु। तो एक ये पूरा क्षेत्र बन जाता है सिंध सागर दोआब। और पांचवा जो क्षेत्र है वो है सतलज यमुना के मध्य जो दोआब क्षेत्र है वो है मालवा। यहाँ आपकी सतलज है और यहाँ आपकी यमुना नदी है। इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है मालवा दोआब क्षेत्र। तो ये हमने बात करी पंजाब के मैदान की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नेक्स्ट हमारा जो मैदान है हमारा गंगा यमुना का मैदान। देखिए गंगा यमुना का जो मैदान है ये मैदान जो गंगा यमुना का मैदान है वो हमारा सतलज नदी से के पश्चात यमुना नदी से लगा के गंगा के मध्य विस्तृत है। यह गंगा और यमुना नदियों के मध्य आता है। यह पश्चिम में 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा जिसे पश्चिम मरुस्थल से पृथक करता है, और पूर्व में 100 सेंटीमीटर यानी कि वर्षा रेखा से यह गंगा मैदा से पृथक होता है। यहाँ एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी आपको, देखिए सतलज नदी है, सतलज नदी के पश्चात हमारा ये जो क्षेत्र है ये पूरा हमारा गंगा यमुना का क्षेत्र है वो कहलाता है। यमुना और गंगा के मध्य, सतलज और यमुना के मध्य नहीं, सतलज और यमुना के मध्य तो हमारा मालवा दोआब था, है ना। अब यमुना और गंगा के मध्य जो मैदान है ये हमारा गंगा यमुना का मैदान है, जिसमें पश्चिम की तरफ जो इसकी सीमा रेखा तय होती है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से होती है, और पूर्व की तरफ जो इसकी सीमा तय होती है वो होती है हमारी पूर्व की तरफ जो इसकी सीमा रेखा तय हो रही है यहाँ, और इन दोनों के मध्य इधर हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50, और इस तरफ जो मेरी रेखा है वो है 100 सेंटीमीटर। इन दोनों के मध्य मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है वो कहलाता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर राज्य के अनुसार देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके पश्चात आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात हरियाणा, पंजाब, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी राजस्थान इसके मध्य स्थित है। ये मैदान जो है वो रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों, चना, इनका उत्पादन है वो रबी के तहत किया जाता है, तो ये क्षेत्र उसके लिए फेमस क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा जो नदी का हिस्सा आता है वो है आपका गंगा का मुख्य मैदान। गंगा का मुख्य मैदान जो है वो हमारा देखिए ये जो है यहाँ से लगा के गंगा का मैदान जो है वो हमारा यहाँ से लगा के, मतलब जहाँ हमारा गंगा यमुना का मैदान ख़त्म होता है यहाँ तक ये पूरा का पूरा मध्य का जो भाग है ये मुख्य गंगा का मैदान कहलाता है। ये भी वापस 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग हमारा ऊपरी गंगा, दूसरा भाग जो हमारा है वो मध्य गंगा, और तीसरा जो भाग है वो हमारा निचला गंगा कहलाता है। यह जो मैदान है, अगर इस संपूर्ण मैदान की बात करें हम गंगा के मुख्य मैदान की, तो यह 1380 किलोमीटर लंबाई में, कहाँ से यहाँ तक ये 1380 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली से लगा के बांग्लादेश तक विस्तृत है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। यह मैदान 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें सबसे पश्चिम में गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आता है, जिसे हम ट्रांसगंगा मैदान, ट्रांसगंगा यानी कि गंगा के परे मैदान कहा जाता है, जो बांगर मिट्टियों से मिलके बना है। ऊपरी गंगा मैदान में भी बांगर मिट्टियों की प्रधानता होती है। यह मैदान जो है वो
इस मैदान में जो 3 भाग हमने इसके बांटे हैं, ऊपरी, मध्य और निचला, उसमें जो ऊपरी है वो बांगर क्षेत्र है पूरा का पूरा। जो मध्य वाला है उसमें भी बांगर और खादर मिक्स मिट्टियाँ इसमें मिलती हैं मध्य वाले में। और जो तीसरा है आपका निचला गंगा मैदान, इसमें नवीन कॉप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी मिलती हैं, या डेल्टाई, या इसको पूर्णतः खादर मैदान भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ यह मैदान प्रायद्वीप भारत से आने वाली, प्रायद्वीप भारत यानी कि आपका जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से आपके प्रायद्वीप भारत से आने वाली जो नदियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोम, चंबल, सोन, ये जो नदियाँ हैं, इनका गंगा नदी के तंत्र के में भी मैदान बनाने में, इसके निर्माण में ये नदियाँ सहायक हैं। इस संपूर्ण गंगा मैदान की बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान जो है इसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाग में अधिकतर जल का, बाढ़ का पानी कम पहुंच पाता है। उत्तर प्रदेश का लगभग 63% भाग इसमें आता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वो हमारा किस में आ रहा था, गंगा यमुना के मैदान में, जबकि पूर्वी और मध्य का उत्तर प्रदेश है वो सारा का सारा ऊपरी गंगा मैदान में आता है। ये जो मैदान है वो रामगंगा, गोमती और आपकी घाघरा, ये जो 3 नदियां हैं इससे मिलकर बना है, जिसमें इसको भी वापस अगर 2 भागों में बांटें हम, तो जो पश्चिम का भाग है किसका, ऊपरी गंगा मैदान का, ये मान लो ये हमारा ऊपरी गंगा मैदान है, इसके जो पश्चिम वाला भाग है यानी कि इस साइड वाला जो भाग है, इस भाग को रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है, और इस जो इसका पूर्वी भाग है इसको अवध मैदान के नाम से जाना जाता है। जो रोहिलखंड वाला भाग है ये रामगंगा नदी से निर्मित मैदान है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो, या जिसे हम अवध का मैदान कहते हैं, ये घाघरा और गोमती नदियों से निर्मित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊपरी गंगा के बाद हमारा आता है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का जो मैदान है यह सॉरी यहाँ मेरा थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। ये जो मैदान है वो 2 बांगर के साथ साथ आपका खादर से, यानी कि मिक्स मैदान है। ये जो मध्य वाला जो भाग है वो बांगर और खादर दोनों से मिलके बना है। ये मध्य में आता है। जो हमने प्रादेशिक रूप से गंगा के मुख्य मैदान के 3 भाग किए, इसमें ये जो मध्य वाला भाग है उसके अंतर्गत ये आता है मध्य गंगा का मैदान, जिसमें पश्चिम की तरफ जो वाला हिस्सा है इसमें बांगर मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी तरफ वाला जो हिस्सा है इसमें खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान की जो औसत वर्षा है इस मध्य मैदान की, वो 200 से 300 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो हमारी 50 से 100 मीटर तक है। जलोढ़ की गहराई हिमाचल के सहारे यहाँ पर 8000 से 10000 मीटर तक है, जबकि औसतन यहाँ जो गहराई पाई जाती है वो है 1400 मीटर। यह मैदान मुख्यतः, इस मैदान में आने वाले जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य इसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है। इस भाग में जो मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं कपास, चावल यहाँ मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। और यह नदी जो बनी है वो आपका, ये मैदान जो बना है वो मुख्य रूप से गंडक, कोसी, मगध की सरयू पार नदियाँ जो हैं इनसे मिलकर ये बना है। मध्य गंगा की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है कि यहाँ पर गोखुर झीलें पाई जाती है। गोखुर झीलें क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ जब मध्य गंगा के मैदान में जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती हैं। ये अवसाद को नदियाँ ढो नहीं पाती हैं, इसलिए विसर्प के आकार में इस तरीके से ये नदियाँ क्या होने लगती हैं, बहने लगती हैं। और कभी कभी क्या होता है, अपना ये वाला जो भाग है इसमें नदी है वो नदी पुनः भाग, इस भाग में या तो नदी मार्ग चेंज कर लेती है ये भाग अवसाद के कारण ऊपर उठ जाता है, तो इस भाग में जल भर जाता है।
तो इन जो जल से भरे हुए ये जो क्षेत्र हैं इनका नाम होता है गोखुर झील। ये नदी द्वारा निर्मित आपकी जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं उसके अंतर्गत गोखुर झील महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। और अंत में जो तीसरा मैदान है मुख्य गंगा मैदान का, वो है गंगा का निचला मैदान। गंगा का जो निचला मैदान है, यह जो मैदान है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में राजमहल की पहाड़ियों तक ये मैदान विस्तृत है। यहाँ पर गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सुवर्णरेखा और दामोदर नदियों के द्वारा जलोढ़ मैदान बनाए गए हैं। छोटा नागपुर के उत्तर में यहाँ पर लेटराइट के जमाव इस मैदान में मिलते हैं। इसके बाद यहाँ एक टर्मिनोलॉजी इस मैदान में यूज की जाती है, राठ के मैदान। ये क्या है? जो राठ के मैदान है ये गंगा नदी तंत्र द्वारा पुरानी जलोढ़ लेटेराइट मृदा का जमाव है, जिसे हम कहते हैं राठ के मैदान। मतलब ये भाग कुछ जो मुख्य भाग है उससे कुछ ऊपर उठे हुए हैं, जहाँ पर वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इस क्षेत्र को इस निम्न गंगा वाले क्षेत्र में राठ के मैदान कहा जाता है। जैसे उदाहरण है वीर राठ, मिदनापुर राठ, आसनसोल राठ आदि हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। निर्माण क्रम की दृष्टि से ये जो संपूर्ण आपका ये जो मैदान है वो क्या है, आपका पूरा का पूरा खादर या नवीन जलोढ़ निर्मित से मैदान है। यहाँ पर वर्ष भर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के साथ साथ जूट का उत्पादन भी किया जाता है। औसत जो वर्षा इस निम्न गंगा मैदान की है वो आपका 300 सेंटीमीटर से भी अधिक है। और इसकी जो चौड़ाई है, औसत ऊंचाई है वो है 50 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका नाम 50 मीटर है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, निचला गंगा का मैदान, जो कि समस्त जो मैदान है उनसे सबसे दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हुई बात हमने करी प्रमुख जो गंगा के मैदान, यमुना का मैदान, सतलज का मैदान और सिंध का मैदान जो थे उनकी बात करी। अब हम बात करेंगे अंत में ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करेंगे। देखिए जो ब्रह्मपुत्र मैदान है, ये मैदान जो है वो आपका हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के मध्य स्थित एक लंबा और संकरा क्षेत्र है। कहाँ से? हिमालय से लेकर आपका जो मेघालय का पठार है उसके मध्य आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और अंत में आपके बांग्लादेश से होके आपकी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है ये नदी। तो जैसा कि नाम से विदित है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का विकास हुआ है। ये मैदान है वो संकीर्ण है, उतना चौड़ा नहीं है जितना गंगा, सतलज और यमुना नदियों का मैदान है। यहाँ पर कई जगहों पर मिट्टियों के जमाव मिलते हैं, अलग अलग जगह पर, जहाँ पर नदियों के मध्य में बड़े बड़े द्वीप बन गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण द्वीप है आसाम का। आसाम में है ये माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। परंतु ये क्या हो रहा है कि अवसाद और कटाव के कारण ये जो द्वीप है ये अपने वर्तमान अस्तित्व को खोए जा रहा है। इसी के साथ अगर इसकी अन्य विशेषता की हम बात करें इस मैदान के, तो यह मैदान असम घाटी के पूर्व में सदियों से लेकर पश्चिम तक धुबरी नदी तक इसका विस्तार है। यह 720 किलोमीटर लंबाई पूर्व में है इसकी, और पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 56,274 किलोमीटर लंबा यह विस्तृत है। और अंत में जो आपका मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूमिगत जल के भंडार हैं, साथ ही यहाँ नदियों की बहुलता है, इसलिए यहाँ सिंचाई का बेहतर विकास संभव हुआ है एवं यह कृषि के दृष्टिकोण से और अधिक उपयोगी बन सका है। इस प्रकार उत्तर का जो विशाल मैदान है वो आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे अधिक इस संपूर्ण मैदान की हम बात करें भारत के उत्तरी मैदान की, तो इस संपूर्ण उत्तरी मैदान में चावल, ये जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है हमारा, इसमें चावल, कपास,
रबी की फसलें, खरीफ की फसलों का उत्पादन, जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसके साथ ही साथ आर्थिक के साथ ही साथ यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन, इस एरिया में जनसंख्या भी रहती है। इस प्रकार हमारा जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है उसको हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा। सबसे पहले हमने इसका विभाजन संरचनात्मक दृष्टिकोण से किया था। अब आज हमने इसको क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से हमने इसको 4 भागों में बांटा। पहले 4 में जो पहले 2 हैं वो पूरे के पूरे जो ये पहले वाले 2 हैं वो पश्चिम के अंतर्गत आते हैं, पश्चिम में आते हैं। और जो पूर्व में है वो आपके गंगा के मैदान हैं। सिंधु और सतलज के मैदान को हमने 2 भागों में बांटा है, सिंधु का मैदान और पंजाब का मैदान। गंगा को हमने 2 भागों में बांटा, मालवा और यमुना के मैदान में, गंगा यमुना को। फिर जो पंजाब का मैदान था उसको हमने 5 दोआबों में देखा। चाज, इसको याद करने का तरीका, चाज, रचना, बारी, बिस्त और मालवा जैसे नदियों के आगे के जो लेटर्स हैं उनके नाम पर इन दोआबों के नाम पड़े हैं। 2 नदियों के मध्य का जो भाग आता है उसको हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। उसके पश्चात जो गंगा का मैदान था उसको हमने 3 भागों में बांटा, उत्तरी, मध्य और निम्न। उत्तरी को हमने 2 भागों में बांटा, पश्चिम को भाग को रुहेलखंड और पूर्व के भाग को हमने अवध का मैदान कहा। तीसरा मध्य निम्न गंगा का मैदान, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना लेटराइट मिट्टी का भाग होता है जिसको राढ़ मैदान कहते हैं, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं पहुँच पा रही है। और अंत में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसको हमने देखा। ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय पर्वत से लगा के आपका जो मेघालय का पठार है उसके मध्य ये बिल्कुल संकीर्ण आपका ये जो मैदान है वो बहता है। तो इस तरीके से हमने भारत के भौतिक स्वरूपों में आज उत्तरी विशाल मैदान को देखा। धन्यवाद।